देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस। नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी फॉस्फोरस से अलग क्यों है, या दूसरी भाषा में बोले नाइट्रोजन एनॉमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है। तो नाइट्रोजन एनॉमलस बिहेवियर इसलिए दिखाता है क्योंकि इसका एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज नहीं है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है, इस वजह से ये एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। कौन? नाइट्रोजन। इसके पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाई है। इन दो कारणों की वजह से ही आप कहोगे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस से अलग है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन सिमिलर क्यों दिखाने चाहिए? अब आपको ये पूछना चाहिए भैया ये ऐसा ये क्यों सोच रहा है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को एक जैसा दिखाना चाहिए? क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी के, दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं। दोबारा मेरी बात सुनेंगे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही ग्रुप में आते हैं, इसलिए इनको एक जैसी प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए, लेकिन नहीं दिखाते क्योंकि नाइट्रोजन का साइज और उसके पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल अलग है। अगला, व्हाई डज NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 डज नॉट। क्यों NH3 बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड लेकिन PH3 नहीं? तो इसका रीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर वही एक्सेप्शनली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और स्मॉल साइज इतना छोटा है कि उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बहुत हाई हो जाता है, छोटे होने की वजह से। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हुए तुम्हारे। ये कौन सा क्वेश्चन था? 7.4। ठीक, हाउ इज अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री बाय हैबर प्रोसेस। मैंने आपको बताया था N2 और H2 को रिएक्ट कराओ कुछ कंडीशंस की प्रेजेंस में, जिसमें टेम्परेचर था आपका 700 केल्विन, आपका 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, और वहां पे कैटलिस्ट था K2O और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटाशियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में अमोनिया मैन्युफैक्चर होता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग का हो तो इससे पता लगा लो। आगे चलते, गिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 और N2O5। पहले एक बात समझ लो, जब भी बात आए स्ट्रक्चर की, तो आपको ये समझना है कि नाइट्रोजन डेटिव बॉन्ड बनाता है, और NO2 बनाते हैं NO2, ये डेटिव बॉन्ड है नाइट्रोजन का। इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये ऐसा बना सकता है, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इसका तीसरा स्ट्रक्चर ये कुछ कुछ ऐसा बना सकता है। ठीक, इसमें ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। अगर मैं N2O5 के पास जाऊं तो वहां पर भी डेटिव बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, मैंने यहाँ पर डेटिव बॉन्ड की पोजीशन बदल दी। यहाँ पर एक तरफ से दोनों डेटिव बॉन्ड, अब एक आमने सामने, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है N2O5। ऊपर दो थे NO2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनको स्टेबिलिटी देता है, इसी वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड +5 तक इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, NH HNH एंगल की वैल्यू नीचे जाते हुए डिक्रीज क्यों होती है? द HNH एंगल वैल्यू इज ग्रेटर देन HPH, HSAH या HSBH एंगल। वाई? पहले बात को समझो। अगर मैं आपसे कहूं NH3 PH3 आर्सेनिक H3
तो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। तो कोई तुमसे पूछे नीचे जाते वक्त 15 ग्रुप के हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है। उनकी बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि उनका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि नीचे जाते हुए नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। R3PO तो बनता है लेकिन R3NO नहीं बनता। पहले मैं आपको बता दूं R3 क्या है। R का मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनिक का कार्बन की चेन, R3PO, R3NO, P के साथ 3 R लगे और एक हो, मतलब इसने अपने आप को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक एक्सपेंड किया, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। ये अपने आप को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक क्यों एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, d ऑर्बिटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल नाइट्रोजन cannot show +5 oxidation state to form R3NO. Explained by NH3 is basic while BiH3 is feebly basic. तो NH3 के पास एक लोन पेयर है। जब भी कभी कोई तुमसे बेसिक कैरेक्टर की बात करे तो आपको लोन पेयर की बात करनी है। नीचे जाते जाते वो लोन पेयर कमजोर होता जाता है, नीचे जाते जाते वो लोन पेयर का असर कमजोर होता जाता है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का साइज बढ़ता है, उस वजह से लोन पेयर की इंटेंसिटी बोल लो या लोन पेयर की डेंसिटी कमजोर होती है। डाउन द ग्रुप इंटेंसिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट डिक्रीज, दैट्स व्हाई हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप शो लेस बेसिक कैरेक्टर एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन 15. नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस व्हाइल फॉस्फोरस एज P4. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन p बॉन्डिंग करता है, नाइट्रोजन p बॉन्डिंग करता है, इसलिए स्टेबल है और इससे ज्यादा बॉन्डिंग नहीं कर सकता, उसके पास एक्सपेंड करने की जगह ही नहीं है। क्यों एक्सपेंड करने की जगह नहीं है? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, ये अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकता, ये p बॉन्ड बनाकर मजबूत है, काफी स्टेबल है। फॉस्फोरस अपने आप को p बॉन्ड बनाने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, इसका साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है p बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरी बात, इसके पास d ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो अपने आप को एक्सपेंड करेगा और d के अंदर इलेक्ट्रॉन भेजेगा और सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हर कोई सिंगल बॉन्ड बनाना चाहता है, हर कोई सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन पाई बॉन्ड वही बनाकर ज्यादा स्टेबल रहते हैं जो सिर्फ p बॉन्ड बनाते हैं, और वो छोटे छोटे एटम होते हैं। कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। कार्बन भी p बॉन्ड बनाता है, हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन वो बनाता है। अब अगर मैं इसके बॉन्ड खोलूं फॉस्फोरस के, ये वाला बॉन्ड तोड़ो और स्टेबल हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ो और स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब एक बॉन्ड तोड़ने पर व्हाइट फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है रेड में, ज्यादा स्टेबल, और एक और बॉन्ड तोड़ने पर रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक में, और ज्यादा स्टेबल। बॉन्ड तोड़ने से होता क्या है, ये और चेन बनाने लगते हैं। चेन बनाने से होता क्या है, इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। अगर बॉन्ड एंगल छोटा हो तो इनके ऊपर एक स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है, एंगल छोटे होने का एंगुलर स्ट्रेन पड़ता है बॉन्ड पर। दो बॉन्ड जो एक ही चीज के बने हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज के, वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और स्ट्रेन मारेगा। लेकिन अगर ये दूर हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए बॉन्ड तोड़ तोड़ के अपने आप को स्प्रेड आउट करते रहते हैं। जितना फैलाव होगा इनका उतने ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये था 11वां क्वेश्चन। 12वां, नाइट्रोजन एग्जिस्ट, ठीक है ये हो गया, सॉरी 12वां था ये। Why does nitrogen show catenation properties less than phosphorus? नाइट्रोजन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है, फॉस्फोरस से कम। क्यों? तो उसका रीजन ये है क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, दूसरा रीजन ये है इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तीसरा रीजन ये है कि इन दोनों की वजह से ये p बॉन्ड बना के स्टेबल रहेगा। जो p बॉन्ड बना के स्टेबल रहेगा वो डायटोमिक गैस पे ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाएगा, आगे अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है,
गिव डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3। H3PO3 डिस्प्रपोर्शनेट करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो अपना ऑक्सीडेशन और अपना रिडक्शन करता है। PH3 बना सकता है जी, बिल्कुल बना सकता है। यहाँ पर बन जाएगा -3। इस वक्त इस पे कितना चार्ज है? 6 में से 3 गए 3 +3। आगे जाके बना सकता है H3PO4, ठीक है, वहां बन जाएगा +5। अब बात को समझो, 3 से 5 पर गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, 3 से -3 पे गया तो रिडक्शन हुआ, और बीच में और कई सारे इससे रिलेटेड प्रोटिक एसिड्स हैं। इस वक्त ये मुझे डायप्रोटिक दिख रहा है और यहाँ पर ट्राइप्रोटिक। अगर मैं मोनोप्रोटिक बनाऊंगा वो भी इससे कम ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा। तो आपको कहना है फॉस्फोरस H3PO3 में +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ के बैठा है। अगर मैं उससे कोई ऐसा कंपाउंड बना दूं जो -3 पे हो या +1 पर हो या कितना बैठेगा, 6 में से 2 गए 4 और H3PO4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ये अपना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ करे तो वो रिएक्शन कहलाएगी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो एक बार देखते हैं एनसीईआरटी ने ऐसी कौन सी रिएक्शन दी। फास्फोरस के ऑक्साइड, देखो बना रखा है PH3 और H3PO4। क्या यहाँ पर ये अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर रहा है? 3 से 5 पे ऑक्सीडेशन और 3 से -3 पर रिडक्शन। जरूरी नहीं है यही रिएक्शन है, कोई और भी आ सकती है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर वो ऑक्सीडाइज भी करेगा अपने आप को और रिड्यूस भी करेगा। इस बात को ध्यान रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे चलो, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 7.18, व्हाई डाइऑक्सीजन अ गैस बट सल्फर इज सॉलिड। क्योंकि सल्फर की एटॉमिसिटी तो देखो 8 है और ऑक्सीजन की सिर्फ 2। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स एक ही मॉलिक्यूल में ज्यादा जुड़ते हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाती है, जिस वजह से वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनने लगते हैं। सल्फर S6 से S20 तक के आइसोटोप्स दिखाता है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी ने कह रखा है। S6 में वो चेयर शेप दिखाता है और S8 में तो कई सारे दिखाते हैं, क्राउन, रिंग, अच्छा, और S6 में बोट और चेयर। आगे चलते हैं। नोइंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ये बड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या था, क्या आप ये बात जानते हो, इस क्वेश्चन को समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वाला था? 19, कल पेपर है, आने की संभावना है इसकी। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ऑक्सीजन अपने आप को O- बनाता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलती है उसको? जी बिल्कुल मिलती है। कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है इसकी? नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैं मतलब बता दूं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है खुशी खुशी। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई तो नहीं लेना चाहेगा। वो कहता है दूसरा लेना चाहता है, जी बिल्कुल लेना चाहता है, उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। लेकिन दूसरे में इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव निकली, क्यों भाई, ये गड़बड़ आई कैसे? तो आपको ये कहना है भैया, जब ये पहला इलेक्ट्रॉन ले रहा था तब ये ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन एक एटम। ऑक्सीजन कौन है? एक एटम। एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कोई समस्या नहीं। ये कौन है? ये आयन है। कैसा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव आयन को मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा।
और खुश नहीं रहेगा उसके साथ, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना, ये है हमारी बात। तो आपसे अगर कोई पूछे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की कैसी होती है, तो आपको बोलना है पॉजिटिव। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन लेते ही वो एलिमेंट नेगेटिव बन जाता है, एनायन बन जाता है, और एनायन का नेगेटिव ऑरा होता है। नेगेटिव चीज कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो तुमसे कोई पूछे सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इतनी ही नेगेटिव है, तो क्या O2 माइनस नहीं होता? O2 माइनस फसान के हिसाब से, फसान रूल के हिसाब से कोवेलेंट नेचर दिखाता है, थोड़ा सा कोवेलेंट। एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान बात है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने जाओगे तो वो कोवेलेंट नेचर, यानी कि लेगा नहीं, बांटेगा, ठीक है, शेयर करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। कल मैं बता चुका हूँ आपको। SO2 एक एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहली बात, SO2 को एयर में ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल गई तो अपने आप को SO3 बना लेता है। अगर इसको एयर में मॉइस्चर मिल गया तो ये उस SO3 के साथ मिलकर H2SO4 यानी कि एसिड बना लेगा, और जब भी रेन होगी तो एसिडिक रेन होगी। चलो इसको एयर में ऑक्सीजन नहीं मिली, सिर्फ पानी मिला, तो भी SO2 पानी के साथ मिलकर H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे SO2 क्या है, तो आप कहोगे भैया ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड्स ना हमेशा पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाते हैं, और एसिड हमारे नेचर के लिए अच्छा नहीं है। मान लो बिल्डिंगों पे गिरा तो बिल्डिंगें गला देगा, पेड़ पौधों पे गिरा तो उनको खराब करेगा। तो ये पीएच में खराब कर देता है जिस भी चीज के ऊपर गिरता है उसको, ठीक है। इसलिए SO2 एक पॉल्यूटेंट है। व्हाई आर हेलोजन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हेलोजन क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? पहले तो हम ये बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। हेलोजन अगर जीरो पे है तो अपने आप को X माइनस बनाना चाहिए। जीरो पे कब होता है? ये अपनी डायटोमिक गैस की स्टेट में जीरो पे होता है, ठीक है। ये क्यों खुद को माइनस बनाना चाहते हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रहती है। पहली बात, ये नॉन मेटल है। दूसरी बात, इनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसलिए ज्यादा है क्योंकि सिर्फ इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तीसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, देते नहीं है कभी भी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इन सभी वजहों से ये अपना ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दिखाते हैं। इसका मतलब किसी भी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे, किसी भी दूसरे को ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देंगे, अपना घटाकर, खुद को रिड्यूस कर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। क्यों खुद को रिड्यूस कर सकते हैं? क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिस वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाई हो जाती है। एक और रीजन भी है, अगर इनके पीरियड में देखा जाए तो अपने पीरियड में सबसे छोटे होते हैं साइज में, छोटी चीज जो होती है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ये भी कारण है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया है, ठीक है। आगे देखते हैं 24। देख लो भाई, एक बार एक बच्चा पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन बनाता है ऑक्सो एसिड। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड क्यों बनाता है? क्योंकि और ऑक्सो एसिड अगर आपको बनाने हैं तो उसको अपने आप को एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक में, तीन में, पांच में, सात में। ये नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्साइड बनाता है, और इस ऑक्साइड में भी ये नेगेटिव होता है, ठीक है। फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता जी, नहीं। HOF में भी फ्लोरीन नेगेटिव होता है। क्या ये और आगे एक्सपेंड नहीं कर सकता? या आगे एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से ये आगे एक्सपेंड नहीं कर सकता। राइट टू यूजेस ऑफ ClO2। ClO2 के दो यूजेस लिखो, एक तो ब्लीचिंग हो गया, ठीक है, और एक मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे काम आ सकता है। तो आपको ध्यान, क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग के काम में आ सकता है। आपको ध्यान रखना है एक बात का, कि कल वाले टेस्ट में आपके पास यूजेस के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैंने कल भी आपको क्वेश्चन कराया था, H2SO4 का यूज क्या है, हीलियम का यूज क्या है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या करा,
व्हाई आर हेलोजन, हेलोजन कलर्ड क्यों, हेलोजन में रंग क्यों होता है? तो भैया होता क्या है, कलर तब होता है किसी भी चीज में जब उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो और वापस आते वक्त वो एनर्जी को छोड़े कलर की फॉर्म में, ठीक है, तो कलर वो चीज शो करती है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है किससे, लाइट से हो सकता है, उस पर लाइट पड़े, लेकिन इलेक्ट्रॉन तभी एक्साइट होगा जब वो अनपेयर्ड होगा। तो आपको कहना है हेलोजन्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लाइट पड़ने पर एक्साइट होते हैं, इसलिए वो कलर शो करते हैं। एक बार हम एनसीईआरटी में इसको देख लेते हैं। देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी, ऑल हेलोजन्स आर कलर्ड, दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ये लाइट हो सकती है इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन इसलिए अगर विजिबल रीजन से ऊपर और नीचे होगी तो उसके रंग हमें दिखाई नहीं देंगे, इन which results in excitation of outer electrons to higher energy level। ठीक है, अब आउटर इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही एक्साइट होगा, याद रखना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होते आसानी से, ठीक है। अच्छा, जो सिर्फ लाइट मारने से एक्साइट हो जाए वो सारे के सारे कलर्ड हो, और जो लाइट मार के एक्साइट ना हो, जिनको हमें कोई और एनर्जी देनी पड़े जैसे हीट, तो वो कहलाते हैं कि अपना कलर जो देते हैं फ्लेम पर, तो वो फ्लेम टेस्ट देते हैं, जैसे एस ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। आगे देखते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरीन फ्रॉम HCl, खुद कर लेना, प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन है। कल एक भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको रिएक्शन लिखनी पड़े। व्हाट इंस्पायर्ड नेल बार्टलेट, नेल बार्टलेट को किसने इंस्पायर किया कि जिनॉन को PTF6 के साथ रिएक्शन कराए? नेल बार्टलेट ने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई थी PTF6 के साथ और वो सक्सेसफुल रही थी। उसने देखा कि भाई O2 PTX6 को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन दे रहा है? O2। क्या O2 स्टेबल है? हाँ भाई बिल्कुल स्टेबल है, O2 N2 काफी स्टेबल होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन तो कभी किसी को नहीं देते। इसकी एनर्जी कितनी थी भाई? 1175 किलो जूल पर मोल। उसने कहा जब 1175 किलो जूल पर मोल वाला अपना इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को पॉजिटिव बनाकर ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है, तो क्यों ना मैं जिनॉन के साथ कहूं, उसकी तो सिर्फ 1170 है, उससे भी कम है, और उसने कराया और एक रेड कलर का कंपाउंड बना Xg प्लस PTF6। इसके बाद पता चला कि जिनॉन भी रिएक्शन करता है। जिनॉन इससे पहले इनर्ट गैस माना जाता था, ये सारे के सारे इनर्ट गैस माने जाते थे 18 ग्रुप के एलिमेंट। अब बाद में पता चला ये इनर्ट गैस नहीं है, ये नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैसेस रिएक्ट करते हैं बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में, जल्दी से नहीं करते हैं, खतरनाक कंडीशन में करते हैं, लेकिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विद व्हाट न्यूट्रल मॉलिक्यूल, किस न्यूट्रल मॉलिक्यूल से आप कहोगे कि ClO माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? पहले मैं आपको बता दूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनो, इसने कहा है ClO माइनस। अच्छा O को छोड़ो, Cl कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद कौन आता है? क्लोरीन के बाद आता है आर्गन। तो आर्गन O अगर मैं लिखूं तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इज दैट मॉलिक्यूल अ लुईस बेस, क्या वो लुईस बेस है? ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको किसी की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनानी हो तो आप क्या करो, अगर माइनस लिखा है तो उसके साथ वाला एलिमेंट लिखो। क्लोरीन के साथ में कौन आता है? आर्गन, तो मैंने आर्गन ऑक्साइड लिख दिया, ठीक है। अगर आप कहो कि ना भैया आर्गन ऑक्साइड पॉसिबल ही नहीं है, मैडम ने काट दिया, तो मैडम गलत नंबर नहीं काट रही, बिल्कुल सही नंबर काट रही है। आप ये बना दो, ऑक्सीजन के साथ वाला कौन है? तो बन सकता है, इसे कहते हैं हम इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड ClF। ClF लुईस बेस है क्योंकि इसके पास बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैंने इसलिए ही बनाया क्योंकि आर्गन वाला तो कुछ भी ना लुईस एसिड ना लुईस बेस। आगे आर्गन के कंपाउंड होते भी नहीं है। आपकी इनर्ट गैस में अब तक जो कंपाउंड मिले हैं वो जिनॉन और क्रिप्टन के मिले, क्रिप्टन के भी ना के बराबर। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के हिसाब से। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी उसे तोड़ना मुश्किल होगा और स्टेबल होगा। सबसे स्टेबल है क्लोरीन, उससे कम है ब्रोमीन क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, सब उससे कम है आयोडीन। डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, फिर भी सबसे कम फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, फ्लोरीन के पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है।
अच्छा, कई किताबों में आयोडीन को पीछे भेज रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे HF, HCl, HBr और HI, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, H आयन छोड़ना या कुछ भी छोड़ना आसान हो जाता है, लूज करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पर HI आसानी से अपना H लूज कर देगा, इसलिए इसका एसिडिक करेक्टर या इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगला NH3, PH3, आर्सेनिक H3, SbH3, BiH3, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? अगर NH3 की बात करूं तो वो छोटा है और उस छोटे के पास एक लोन पेयर है, नीचे वाले के पास भी एक लोन पेयर, लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसके लोन पेयर की इंटेंसिटी या लोन पेयर की डेंसिटी कम हो जाती है। तो आपको कहना है डाउन द ग्रुप सेंट्रल मेटल एटम का साइज बढ़ रहा है, इसलिए एक लोन पेयर की इंटेंसिटी कमजोर होती जाती है नाइट्रोजन से बिस्मुथ तक, इसलिए उसका बेसिक करेक्टर भी कमजोर होता जाता है। अगर मैं HF, HCl, HBr और HI की बात करूं तो इसके अंदर H आयन लूज करने की बात की जाएगी, बेसिक करेक्टर में लोन पेयर की बात की जाएगी। बार बार बोल रहा हूँ, रीजन पे ध्यान। अब वो कह रहे गिव द फॉर्मूला फॉर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैस। अब इसके बदले में आप कोई नोबल गैस दिखाओ, ठीक है? ICl4 माइनस। अब Cl4 तो चलो ठीक है भैया, Cl4 के स्ट्रक्चर को देखो पहले आप, आइसो स्ट्रक्चर बोला है ना उसने, आप बना के देखो। पहले आप इस बात को समझ लो, Cl तो नहीं रिएक्ट करेगा, और I के बाजू में कौन आ रहा है? सिनोन। सिनोन क्या I माइनस जैसा रोल प्ले करेगा? हाँ, ये 17वां ग्रुप है। 17वें ग्रुप को अगर मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दूं तो वो 18वें ग्रुप सिनोन जैसा रोल प्ले करेगा, ठीक है? अब मैं कहता हूं ICl4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा है? आयोडीन और 4 Cl, 1 2 3 4, 6, 1 2 3 4, 2 लोन पे। अब आप कहोगे भैया आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं गिनवा रहा हूं आपको आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन, सारे बच्चे ध्यान देना। आयोडीन का 1 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन का 2 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन का तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कहाँ है? एक मिनट देखो, सातवां लोन पेयर है ना पूरा इसका, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आया? उधार लिया है क्या कहीं से? हाँ, तभी तो माइनस का चार्ज आया, ICl4 माइनस। तो आप कहोगे भैया जहां I माइनस है ना, उस I माइनस रहने दो, उसको जीनोन बना दो ना, क्योंकि I माइनस बिल्कुल जीनोन के बराबर है। I माइनस मतलब 7वें ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी कि जीनोन, और उसको क्लोरीन की जगह फ्लोरीन ही देना, फ्लोरीन या ऑक्सीजन। याद रखना, जीनोन सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है, तो ये इसका आइसो स्ट्रक्चरल है। जरा देखना दोनों का स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बताता हूँ, IBr2 माइनस। देखते हैं, पहली बात I माइनस और Br2 लिखना देखो सीखो, फिर उसके बाद I माइनस की जगह ले लो जीनोन। क्यों मैं जीनोन ले रहा हूँ? क्योंकि यही एक एलिमेंट है इनर्ट गैस में जो रिएक्ट करता है। और किसके साथ कर रहा था? Br के साथ? बिल्कुल नहीं, फ्लोरीन के साथ। अब जरा इसका स्ट्रक्चर भी IBr माइनस का भी यही स्ट्रक्चर। फैजान पूछ रहा है भैया I2Cl6 IB अनस्टेबल है, I2Cl6 कहाँ लिखा था? मैंने I2Cl6 से तो स्ट्रक्चर ही नहीं देखा, बनाया भी नहीं। देखते क्या बोल रहा है फैजान। इससे अच्छा उस पर मैसेज कर दे, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। अगला BrO3, Br माइनस O3, तो Br को तो आप जिनोन ले लोगे और O3 को O3, हाँ O के साथ बनाता है जिनोन। तो ये इसके आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल को देख लो और आइसो इलेक्ट्रॉनिक को देख लो, दो अलग बातें हैं। आइसो स्ट्रक्चरल होना अलग बात है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना अलग बात है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, और आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब इसमें स्ट्रक्चर सेम हो। सब बच्चे ध्यान देंगे, अगर कभी आपसे 18वें ग्रुप के कंपाउंड पूछे जाए तो जीनोन ही बनाओ, जीनोन के साथ ज्यादातर फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही लगाओ। फिर भी अगर आपको कोई और एलिमेंट लगाना है तो O के साथ H मिलाकर OH लगाओ, इसके अलावा और कोई कंपाउंड नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी ने क्या क्या दे रखा है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर ऑक्साइड दिखाए और फ्लोराइड दिखाए, हाइड्रोक्साइड नहीं दिख रहा मेरे को कोई भी कंपाउंड।
हाइड्रोक्साइड भी बनता है, हाइड्रोक्साइड बनाया नहीं है लेकिन बनता है। नीचे कुछ रिएक्शन इन्होंने PF6 के साथ SPF6 के साथ भी कराई है, याद रखो सबके साथ F है, ठीक है। चलो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन खत्म होते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है, अच्छा ये क्वेश्चन और देख लो, नोबल गैस का कंपैरेटिवली एटॉमिक साइज ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नोबल गैस का कंपैरेटिवली एटॉमिक साइज हाई होता है। नियॉन और आर्गन गैस जैसी गैसें कहाँ काम आती है? आ जाओ इस डब्बे को पढ़ते हैं। देखो, नियॉन गैस यूज की जाती है डिस्चार्ज ट्यूब में, फ्लोरोसेंट बल्ब में, फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले। आपने देखा होगा कहीं दुकानों के बाहर लिखा होता है HR ज्वेलर, और एक लाल कलर की ट्यूब सी बनी होती है। आजकल ये इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि इन सब की जगह LED में ले ली है, लाइट एमिटिंग डायोड में, पहले बहुत दिखाई देती थी। नियॉन बल्ब जो होता है वो यूज किया जाता है बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस होते हैं वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने के लिए नियॉन के बल्ब यूज किए जाते हैं, क्योंकि कलर्ड बल्ब होते हैं। आगे आर्गन का कहाँ यूज किया जाता है? आर्गन यूज किया जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए हाई टेम्परेचर पर। कहीं पे भी आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर पैदा करना है काफी हाई टेम्परेचर तक, तो इस आर्गन को भर दो, ये रिएक्ट नहीं करती। ये हेलोजन बल्ब में ही भर जाती थी, जो पहले पीले वाले बल्ब होते थे उसमें आर्गन गैस भर देते थे, ठीक है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है, वेल्डिंग वगैरह में, ठीक है, फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। आ गया अपने आप। इट इज ऑल्सो यूज इन लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंस दैट आर एयर सेंसिटिव। जो एयर सेंसिटिव होते हैं उनको हम इसमें भर कर रख लेते हैं, ठीक है। जिनॉन और क्रिप्टन की इसलिए कोई खास इतने यूजेस नहीं है क्योंकि इनकी केमिकल रिएक्शंस कम दिखी गई है। और बस लगभग आपको क्वेश्चन समाप्त है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कल टेस्ट के बाद ही पूछोगे बेटा। एक क्वेश्चन और सुनो बच्चों, फ्लोरीन यानी कि F2 गैस अनस्टेबल है। इसका मतलब जब भी ये किसी के साथ रिएक्ट करेगी और कंपाउंड बनाएगी, कोई फ्लोराइड बनाएगी, तो वो स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब वो एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें एंथैल्पी रिलीज हुई होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं आपको कह रहा हूं अगर कोई हीट छोड़ता है, अगर कोई रिएक्शन हीट छोड़ती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अगर कोई रिएक्शन हीट छोड़ती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है वो स्टेबल होती है। जो रिएक्शंस स्टेबल होती है उनके रिएक्टेंट अनस्टेबल होते हैं। फ्लोरीन का F2 गैस एक अनस्टेबल रिएक्टेंट है। क्या बात समझ में आई श्रेया? हाँ ठीक है श्रेया, तेरा क्या डाउट है? तूने हाथ खड़ा करा था। सर, क्वेश्चन 20 बता दो एक बार प्लीज। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 20, विच एरोसोल डिप्लीट ओजोन। पहले तेरे को पता होना चाहिए एरोसोल क्या होता है। एरोसोल होते हैं एक तरीके के ऐसे केमिकल जिनमें एयर ज्यादा मात्रा में होती है, यानी कि डिस्पर्स मीडियम के फॉर्म में होती है, और लिक्विड डिस्पर्स फेस के फॉर्म में होता है। मार्गोली अगर तुझे नहीं पता तो मैं एक सीधी सादी बात बोल रहा हूँ, क्लोरोफ्लोरोफॉर्म क्या ओजोन को डिप्लीट करती है? उसको एरोसोल कहते हैं, उसको फ्रियोन गैस भी बोलते हैं। नाम सुन ले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल और या फ्रियोन गैस, जमाने वाली गैस, तीनों का मतलब एक ही, और ये तीनों एक ही चीज है जो ओजोन की लेयर को डिप्लीट करती है। अब बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। एरोसोल का मतलब बताऊं तेरे को, जो तुम सेंट यूज करते हो ना, डिओड्रेंट, उसके ऊपर लिखा होता है एरोसोल, क्योंकि उसमें गैस ज्यादा होती है और ड्रॉपलेट्स बहुत कम होती है। गैस की मात्रा ज्यादा और लिक्विड की मात्रा कम, इस तरीके के कोलाइडल सोल्यूशन को हम एरोसोल क्या बोलते हैं बेटा? कोलाइडल सोल्यूशन को हम एरोसोल बोलते हैं। देखते हैं ये हमने आज तक क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारा कोर्स अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, वरना देख यहाँ पढ़ के आ रहे होते हैं। देख अब देख